हाँ जी बच्चों, देखो अभी मैं चालू करता हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो है पहला चैप्टर का जो कुछ बच गया था उसको करेंगे कंप्लीट, और आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। तो अभी जो है ज्योग्राफी को अच्छा से समझते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ज्योग्राफी को समझना है, ठीक है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, है ना। तो देखिए यहाँ पे मृदा अपर्दन है, क्या है यहाँ पे, मृदा अपर्दन है। तो मृदा अपर्दन और संरक्षण, मतलब मृदा अपर्दन का मतलब हो गया कि देखिए जो मिट्टी का जो धंसना करता है ना, समझ गया, कटाव जो होता है, और संरक्षण उस कटाव को बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए अपर्दन बहुत प्रकार के होते हैं, जिस तरह से आपको मैं अच्छा समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे बालू का ढेर है, ठीक है, बालू का टुकड़ा, बालू का ढेर देखते हैं ना, वो बालू का ढेर है, उस बालू का ढेर अगर कहीं पे कर दीजिए, ठीक है, और हवा जो बहती है तो क्या करता है, बालू धीरे 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 लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर उड़ने लगता है, समझ गए। तो उड़ना को क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन, समझ गए। और एक चीज और मैं बताता हूँ, देखिए जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, बड़ा बड़ा पहाड़ हो गया, बड़ा बड़ा चट्टान हो गया, उसका निर्माण कैसे होता है ना, उसका निर्माण जो हुआ है मृदा अपर्दन से हुआ है। आप कहीं पे बालू वाला क्षेत्र में चले जाइए, जैसे कोसी के जो है जो कोसी के अंदर चले जाइए, जैसे कि बालू रहता है, अभी के समय में बालू होगा, वहाँ पे आप चल नहीं पाइएगा। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हवा जो बहती है ना तो बालू को धीरे उड़ा देता है वहाँ से, समझ गए ना, और धीरे धीरे बालू वहाँ से कमने लगता है। तो वही चीज़ है, अगर आप जो है बालू का ढेर कर दीजिएगा, हवा बह रहा है ना, तो धीरे धीरे बालू क्या हो जाएगा, वहाँ से कमने लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन। क्लियर है। और उसके बाद देखिए उसके अपर्दन को और भी प्रकार हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे देखो नदी पोखर है ना, नदी में जो पानी का बहाव होता है, तो आप देखिएगा नदी के साइड में क्या होता है, धंसना कटने लगता है, समझ गए, वो कट कट करके मिट्टी जो है नीचे गिरने लगता है। इसको भी क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन करते हैं। क्लियर हो गया ना आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। क्लियर हो गया। मृदा अपर्दन के प्रकार देखिए, मृदा अपर्दन मुख्य जो है मुख्य कारण है, इसके मृदा अपर्दन के कारण क्या सब है। मृदा अपर्दन के मुख्य कारण पहला है वनोन्मूलन, ठीक है, वन की कटाई, सघन कृषि, बहुत ज्यादा खेती करना, भवन निर्माण, है ना, बिल्डिंग का निर्माण करना, और अति पशुचारण, खूब गाय भैंस जो है उसमें चारण करवाना, समझ गए ना। मिट्टी का कमेगा ना, गाय भैंस उसमें चढ़ेगी, खूब जो है चरने लगेगी, वहां से क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा और हवा के माध्यम से वो उड़ने लगेगा। अन्य मानव क्रिया, और भी मानव बहुत सारा काम करते हैं जिनके कारण मृदा का अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब सिर्फ समझिए कि मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी कम जाना, दिस इज कॉल्ड मृदा अपर्दन। क्लियर हो गया ना आपको, अच्छा से समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखिए मृदा अपर्दन अच्छा से पॉइंट बाय पॉइंट आप समझिए, मैं अच्छा समझा दूंगा, है ना। 10 मिनट का वीडियो होगा, आप ध्यान से अगर सुनिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छा से सुनिएगा बढ़िया से। अब देखिए मृदा अपर्दन से मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। मरुस्थल जानते हैं ना, मरुस्थल उसको बोलते हैं मरुभूमि, डेजर्ट, जैसे कि गुजरात राजस्थान में मरुस्थल भूमि है, जहाँ पे कुछ भी नहीं जो है, कुछ भी नहीं उगता है, समझ गए, पानी की मात्रा नहीं होती है ना, और वहां पे सिर्फ रेत ही रेत, बालू ही बालू रहता है, समझ गए, उसको क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। क्लियर है। और उसके बाद मृदा अपर्दन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, ये मृदा संरक्षण है ना, इसको बचाव का कोई तरीका बताइए जिससे कि जो है मिट्टी उड़े नहीं, है ना। बिल्कुल सही बात है। पैरों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाती है। अब ध्यान से सुनिए, घास जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई फील्ड है, कोई फील्ड पे अगर घास नहीं रहे, उस फील्ड पे अगर घास नहीं रहे तो बताइए क्रिकेट मैच चलेगा और क्या होगा, बालू धीरे धीरे उड़ने लगेगा, मतलब मजा नहीं आएगा, वहां का मिट्टी धीरे धीरे घटने लगेगा। आपको पता होना चाहिए जो क्रिकेट स्टेडियम होता है, क्रिकेट का स्टेडियम होता है, उस स्टेडियम पे क्या होता है, उस स्टेडियम पे क्या होता है, वहां पर जो है घास लगा हुआ रहता, दुबड़ी लगा हुआ रहता, समझ गए, वो पर जो गर्दा उड़ता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। क्लियर है। तो आगे देखिए मैं यहाँ तक समझा दिया था आपको। देखिए पेड़ पौधा लगाने से मृदा संरक्षण किया जाता है। पेड़ पौधा इसलिए सरकार बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए, पेड़ पौधा अगर आप लगाइएगा ना तो क्या होगा, मृदा संरक्षण होगा, मृदा का जो है ना जो घट जो जाता है मिट्टी वो नहीं घटेगा। और देखिए ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई मृदा के अपर्दन को रोका जा सकता है। समोच्च जुताई, है ना, अच्छा से उसको जुताई करने से, है ना, खेत को हल चलाने से उससे क्या होता है, मृदा अपर्दन रोकता है, मृदा अपर्दन रोकता है। भगा देंगे यहाँ से, समझ गया, मृदा अपर्दन रोकता है। अब पैरों को लगाकर रक्षक मेखला, पैरों को लगाकर क्या किया जाता है, रक्षक मेखला बनाने से भी मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है, समझ गए। अब देखिए रक्षक मेखला क्या होता है, आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा,
कोई भी नदी जो होता है ना, नदी के साइड में एक कर्मी होता है। कर्मी जानते हैं ना, कर्मी को क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है साइड साइड से, और कर्मी में क्या बत्ती लेकर के बांध दिया जाता है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी का नाम है आपको कि रक्षक मेखला, है ना। और एक तरीका और बता देते हैं, जैसे मान के चलिए रक्षक मेखला का काम जो है, एक बोरा में मिट्टी भर दीजिए और मिट्टी को क्या कीजिए आप नदी के साइड में आप रख दीजिए, जैसे बांध वगैरह में बांध नहीं टूटे, है ना। इसके लिए मिट्टी का जो है मिट्टी दे दिया जाता है बोरा में भर करके, या बोल्डर का बैरिगेटिंग किया जाता है। इस सब को रक्षक मेखला कहते हैं, समझ गए। और या कर्मी लगा दिया जाता है नदी के साइड में, तो ताकि धसान नहीं कटे और मिट्टी वहाँ से नहीं कटे, समझ गए, यही बात है। और उसके बाद समझिए, अब चलिए इतना हम बता दिए, ये पहला चैप्टर का था, है ना। मृदा अपरदन और संरक्षण बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना, और इसके बारे में प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये समझना चाहिए। समझ लीजिए अच्छा से इसको एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए अब दूसरा चैप्टर पर आते हैं, वन और वन्य जीव संरक्षण संसाधन। बहुत सुंदर है। वन मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया जंगल। जंगल में रहने वाले जीव को वन्य जीव कहते हैं, और संसाधन मतलब वो किस तरह से संसाधन है ना। तो चलो मैं एक बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो मान लो कि जैसे कि कहाँ चिड़ियाघर जाते हैं देखने के लिए, चिड़ियाघर जाते हैं देखने के लिए, कौन चीज़ देखने के लिए, अच्छा पेड़ पौधा देखेंगे चिड़ियाघर में, और अच्छा जीव जंतु को देखेंगे, है ना। तो उससे देखने के लिए जाते, उससे क्या होता है, उसको देखने के लिए जाते हैं और उसके बदले में टिकट लेते हैं। उससे क्या होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे आवश्यकता पूरा होता है, तो इसलिए वो संसाधन के रूप में काम करते हैं। क्लियर। वो किसका संसाधन, वो देश का धरोहर है, बात समझ गए ना। तो इसीलिए जो है कहता है राष्ट्रीय वन नीति के अधीन, राष्ट्रीय वन नीति, समझ गए ना, एक नीति है राष्ट्रीय वन नीति के अधीन 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। ये कितना प्रतिशत पे होना चाहिए, 33% भाग पर क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति ये कह रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय वन नीति जो है ये क्या कह रहा है कि 33% भाग पे क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, मतलब वन होना चाहिए, समझ गए। और हरियाणा में 3.8% भूभाग पर वन है। कितना प्रतिशत पे है, 3.8% पर वन है। हरियाणा में वन का प्रतिशत कितना है, 3.8%। अंडमान और निकोबार में 86.9% है। कितना है, 86.9% है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह में 60% है। कितना प्रतिशत चाहिए, 33 है, लेकिन इसमें 60 है। और देखिए ये तो क्लियर हो गया, आपको ये डेटा में बता दिया, आपको ध्यान रखना है। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या, ऐसी क्षेत्र जहां पर वन प्राणियों, प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, आपको लिख लेना है। ऐसे क्षेत्र जहां पर वन प्राणियों, वन प्राणी मतलब जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, इसको वन्य प्राणी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, अच्छा फूल, अगर आप जो है जाइएगा ना चिड़ियाघर, अच्छा फूल आपको देखने को मिलेगा, रंग बिरंग का फूल। और प्राकृतिक सुंदरता, इतना अच्छा देखने में लगेगा कि आपका मन मोहित हो जाएगा। प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ, है ना, एक उसी चिड़ियाघर में एक साथ सुरक्षित रखा जाता है, अच्छा से रखा जाता है। उसी का क्या नाम है, उसी का नाम है राष्ट्रीय उद्यान। समझ गए बच्चे, उसी का नाम क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में मानव हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इसमें आपको आदमी उतना नहीं जाता, हर वक्त आदमी नहीं रहते हैं, है ना, क्योंकि आदमी रहेंगे, इस पॉइंट को समझिए, अगर आदमी रहेंगे तो वहाँ पे जीव जंतु को दिक्कत होगा, समझ गए ना, है ना। जीव जंतु अपना प्राकृतिक रूप में नहीं रह पाएंगे, इसलिए जब जरूरत पड़ता है ना वन अधिकारी को, तभी जाते हैं उसमें, अन्यथा वो नहीं जाते हैं, ठीक है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार का सबसे बड़ा उद्यान है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये वीवीआई क्वेश्चन ये जरूर पूछता है ना, कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो ये पटना में है। पटना में कौन सा जैविक उद्यान है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान। मैं इसमें गया हूँ, मैं अच्छा से देखा हूँ। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर होता है। मजूर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है। भारत का राष्ट्रीय मछली गंगा डॉल्फिन होता है।
भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते होता है। भारत का कानून किताब संविधान होता है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है। इतना चीज़ को आप नोट्स बना के अच्छा से रट लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आता है, आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो आगे देखते हैं, देखिए जैव विविधता क्या होता है, इसको समझिए, है ना। जैव विविधता, जैव मतलब विविध, देखिए जैव मतलब हो गया जीव जंतु, विविधता मतलब हो गया अंतर। विविधता मतलब क्या हो गया, अंतर। तो जीव जंतु में जो अंतर होता है उसे वो क्या बोलते हैं, जैव विविधता होते हैं। ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए, जीव जंतु, कौवा और मैना का ले लीजिए, क्या दोनों तो जीवे न है, और जीवे में अंतर है ना, अंतर है कि नहीं। तो कौवा और मैना में अंतर है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैव। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, भारत रत्न है। जैव विविधता, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। देखो यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे क्या है, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जंतु और पादप की विविधता को क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पादपों की विविधता को क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता के जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। भारत कौन सा देश है, संपन्न देश है। विश्व में 16 लाख प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में कितना प्रजाति पाई जाती है जैव विविधता की, 16 लाख। कितना होती है, 16 लाख प्रजातियां होती है। और इस प्रजाति में से सिर्फ 8% ही भारत में पाई जाती है। कितना पाई जाती है, 16 लाख का 8% प्रजाति सिर्फ भारत में पाई जाती है। अब देखिए लुप्त प्राय प्रजाति जो नाजुक अवस्था में है, लुप्त प्राय प्रजाति जो नाजुक अवस्था में है, आप एक एक करके देखिए इसके बारे में, है ना। 1 नंबर लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, देखिए जैसे चीता नाजुक अवस्था में है, गुलाबी सिर वाली बतख, है ना, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, ये सब जो है ना, ये सब नाजुक अवस्था में है, कभी भी विनाश हो सकता है। महुआ की जंगली किस्म etc। क्लियर हो गया ना। और देखिए दूसरा नंबर लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या, क्या स्तनधारी प्रजाति की संख्या कितना है, 79, पक्षी की संख्या 44, सरीसृप की संख्या 15 और उभयचर की संख्या 3, पादप की संख्या 1500। क्लियर हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ या अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण UNCN, इसका फुल फॉर्म ये होता है के अनुसार प्रजाति का वर्गीकरण, पहला है सामान्य प्रजातियां, दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां, तीसरा है दुर्लभ प्रजातियां, चौथा है स्थानीय प्रजातियां, पांचवा है लुप्त प्रजातियां। ठीक है, आपको इस वीडियो को जो है